अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। एक्सेल की दुनिया में आपका वेलकम किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है अटेंडेंस शीट, फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। ऐसी अटेंडेंस शीट जो आपको किसी भी मंथ में आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो आपको हेल्प आउट करेगा, किसी भी ईयर में अप्लाई करेंगे तो आपको हेल्प आउट करेगा। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने MS एक्सेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट करके सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो है एक्सेल की शीट, इस शीट में हमने सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमने करना क्या है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। जब भी एक्सेल की शीट बनाई जाती है तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये किया जाता है कि भाई एक्सेल की शीट जो सी है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती हो, मतलब उस शीट में किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ से इमरजेंट सेंटर करके एक ऑर्गेनाइजेशन ले ली और उसका नाम रख दिया। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा फिशरीज कैश एंड कैरी। फिशरीज कैश एंड कैरी यहाँ पे नीचे से लिखा गया, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। कैश एंड कैरी ये कंपनी का नेम है। मैं इस नेम को थोड़ा सा ठीक करने के लिए क्या करता हूँ, मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको मिडिल में करता हूँ अलाइनमेंट करके, और यहाँ से इसका साइज़ इन्हांस कर देता हूँ। साइज़ इन्हांस होने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल बी करेंगे। कंट्रोल बी करने से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, इस साइज़ को थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड करके फिर दोबारा और मर्ज इन सेंटर कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मर्ज इन सेंटर हो जाए। इसको एक कलर दे देंगे ताकि अच्छा सा एक कलर इसमें आ जाए। फिल कलर में जाके यहाँ से एक फिल कलर दिया, और यहाँ से फिल करने के बाद यहाँ वर्ड्स के कलर को चेंज करना है। वर्ड के कलर वैसे तो ब्लैक हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसके कलर को करेंगे यहाँ पे वाइट, ताकि ये आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। कैश एंड कैरी में सी छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया फिशरीज कैश एंड कैरी। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने मेंशन करना है जी, ये है मंथ का ड्रॉप डाउन यहाँ बनाना है। सेकंड थिंग, यहाँ ईयर का ड्रॉप डाउन बनाना है। थर्ड थिंग, हमने स्टार्ट डेट, यहाँ से स्टार्ट डेट यहाँ मेंशन करनी है, और यहाँ से एंड डेट मेंशन करनी है। एंड डेट, यहाँ से डेट के स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, सो उसको ठीक कर लिया। अब यहाँ से पहले टू बॉक्सेस को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर दे दिया, और यहाँ से इसके वर्ड्स को भी कलर दे दिया। सेकंड के टू जो रोज़ हैं उनको भी कलर देना है, अपनी मर्ज़ी से आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं। मैंने इसको कलर दिया अपनी मर्ज़ी का, आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। यहाँ से इसको भी कलर दे दिया वाइट, और इन चारों को कर दिया बोल्ड। कंट्रोल बी से हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। यहाँ पर मंथ मेंशन करने हैं, यहाँ ईयर मेंशन करने हैं, यहाँ स्टार्ट डेट और यहाँ एंड डेट। इस काम को करने के लिए हमने इन चारों सेल्स को पकड़ना है, ठीक है। चारों सेल्स को पकड़ के और यहाँ पर लिखना है, राइट क्लिक करना है जो मर्ज इन सेंटर का बॉक्स है। इस मर्ज इन सेंटर के बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज अक्रॉस। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी मर्ज अक्रॉस के बारे में बताया था कि मर्ज अक्रॉस का मतलब ये होता है कि ये दो सेल्स को, दो कॉलम्स को एक कर देती है। मर्ज अक्रॉस ऐसे काम करता है। देखें यहाँ पे तकरीबन कोई 4 कॉलम्स हैं और दो कॉलम्स हैं और 4 रोज़ हैं। तो ये क्या करेगा, दो कॉलम्स को एक कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें सारे कॉलम एक हो गए। यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप डाउन में, यहाँ पे बनाने से पहले मैं यहाँ पर इसको ऑल बॉर्डर्स दे लेता हूँ ताकि हमें वाज़ेह तौर पे पता हो कि कहाँ पे क्या बन रहा है। पहला काम यहाँ पे क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड और कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे मंथ का सिनेरियो बनाना है। मंथ का सिनेरियो बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक एडिशनल शीट ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जैन। यहाँ पे लिखा है जनवरी, ठीक है। जो ही आप जनवरी को ड्रैग करेंगे ये ऑटोमेटिकली दिसंबर तक आपने इसको ड्रैग कर लेना है। मैं जहाँ तक ड्रैग करूँगा वहाँ तक ये मंथ आ रहे हैं, देखिए आप आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने जो ही ड्रैग करके इसको नीचे किया तो दिसंबर तक ये देखें यहाँ पर आपके पूरे मंथ्स आ गए हैं। यहाँ पर मैं ईयर्स ले लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। मैं ईयर स्टार्ट करूँ 2024 से, 2024 2025। और अगर मैंने मज़ीद ईयर्स बढ़ाने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों को, और सेलेक्ट करके जहाँ तक मर्ज़ी चाहूँ ड्रैग कर सकता हूँ। मैंने 2045 तक का डाटा ड्रैग कर लिया, ठीक है।
अब यहाँ शीट नंबर 1 पे जाऊँगा। यहाँ से सबसे पहला काम मैंने क्या करना है कि मंथ निकालने, तो मंथ निकालने के लिए क्या करना है, अपने डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, इसकी जगह हमने प्रेस करना है लिस्ट को, और लिस्ट में जाके हमने मंथ वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करना है जो शीट नंबर 2 पे पड़े हैं। तो शीट नंबर 2 पर जाते हैं और इन सबको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जो ही मैंने सेलेक्ट किया, ये सारे कॉलम्स यहाँ पर क्या हो गए, सेलेक्टेड हो गए। अब यहाँ से आपने ओके प्रेस करना है, तो ये देखें ये ड्रॉप डाउन बन के आ गई सारे मंथ्स की। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो कलर दे सकते हैं, तो मैं इसको कलर बाद में दूंगा। इसके बाद करते हैं ईयर के लिए भी। ईयर के लिए भी आपने वही चीज़ करनी है, डेटा पे जाना है, ठीक है। मैंने डेटा पे प्रेस किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, डेटा वैलिडेशन से एनी वैल्यू को रिमूव करना है और लिस्ट पर जाना है। लिस्ट पर जाके सोर्स क्या रखना है, हम बना रहे हैं ईयर, तो ईयर मैंने यहाँ पे पहले से एक्सट्रैक्ट रखे हुए हैं, तो ये सारे ईयर्स सेलेक्ट कर लेने हैं। ईयर्स को सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे सारे ईयर्स आ गए हैं। जो ही मैंने ओके प्रेस किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन के आ गई किसकी, ईयर्स की, ये नज़र आ रही है। अब यहाँ से जिसको भी सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें यहाँ से मैंने मंथ को सिलेक्ट करना है, तो मैंने जनवरी मंथ सेलेक्ट किया, तो ये ऑटोमेटिकली जनवरी आ गया। मैं यहाँ से मई सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मई आ गया। मतलब कि ये कोई भी मंथ आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, दैट इज़ नोन एज ड्रॉप डाउन। ये है जी आपका ड्रॉप डाउन ईयर का। तो ईयर के लिए मैं कोई भी ईयर ले लेता हूँ, ये 2025 चल रहा है, सो मैं 2025 का ईयर ले रहा हूँ। मैं इन सबको सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर में करने के लिए सबसे पहले आपको होम पे जाना है। होम पर जाके यहाँ पे ये सेंटर पे क्लिक करना है, तो ये सेंटर में हो जाएगा। मिडल अलाइनमेंट पे क्लिक किया तो ये मिडल में हो जाएगा। अब अगला काम हमारा क्या है, अगला काम हमारा है स्टार्ट डेट निकालना। स्टार्ट डेट निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, इक्वल लिखा, डेट वैल्यू, डेट की वैल्यू निकालें, डेट वैल्यू। स्टार्ट डेट याद रखें हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो हम इन्वर्टेड कॉमाज में ये मेंशन करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमाज में डेट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से। और के लिए कमांड होती है शिफ्ट 7, शिफ्ट 7 से एंड ऑपरेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और डेट स्टार्ट हो 1 से, और मंथ कौन सा हो जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में पड़ा हुआ है, एंड फिर शिफ्ट 7 प्रेस किया, और ईयर हो 2025 जो मैंने सेलेक्ट किया। जो ही मैंने इसकी ब्रैकेट को क्लोज किया शिफ्ट 0 करके, तो ये देखिए यहाँ पे एक नंबर आ गया। इस नंबर को हम कहते हैं आम लफ्ज़ों में डेटा, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक डेटा है जो कि हमारी वाज़ेह तौर पे समझ में नहीं आता। डेटा और इन्फॉर्मेशन में कॉमन चीज़ ये नहीं होती कि खाली आपने ये कह दिया रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कॉल्ड डेटा और प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ आइटम्स कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आसान लफ्ज़ों में सुना जाए तो हम ये कह सकते हैं जो बात हमें वाज़ेह तौर पे समझ नहीं आती या जिसको हम समझ नहीं पा रहे, वो हमारी कहलाती है डेटा। और जिसको हम समझ जाते हैं और उसके बारे में रिजल्ट गेट कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन। सो अब इस डेटा को अगर आपने स्टार्ट डेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है न्यूमेरिक डेटा के अंदर, यानी इस बॉक्स पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके जाना है मैंने सेल फॉर्मेट पे। जो ही मैं सेल फॉर्मेट पे गया, तो आप देखें कि सेल फॉर्मेट पे जाते साथ यहाँ पे डेट का एक ऑप्शन आ रहा है। इस डेट के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी डेट अपनी मर्ज़ी की ले लेनी है। तो मैंने यहाँ से ये वाली डेट ले ली, मार्च 14 2012 का सिनेरियो। मतलब पहले मार्च लिखा है, फिर 14 लिखा है, फिर ईयर लिखा है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके किया, तो ये देखें यहाँ पे आ गया जनवरी 1 2025। अब पहले डाटा था न्यूमेरिक ठीक है। अब वो डाटा जो सा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर एंड डेट निकालनी है, तो एंड डेट निकालने का भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही है, लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट है। एंड ऑफ मंथ को कहते हैं ई ओ मंथ, ई स्टैंड फॉर एंड, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, ई ओ मंथ। ई ओ मंथ को शिफ्ट 9 किया, तो ये देखें ब्रैकेट ओपन होगी। अब आपने क्या करना है, एंड डेट निकालनी है, तो सबसे पहले प्रेस करना है। उसने देखें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में मेंशन किया है कि एंड ऑफ डेट लिख के, ईओ मंथ लिख के, यहाँ पे पहली चीज़ क्या करनी है, प्रेस करना है फर्स्ट स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमारी कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। और एंड करना है इसको ट्रू फिगर से, जो कि है 0। जो ही मैंने इसको क्लोज किया, तो ये देखिए एंड डेट मेरी बन गई है। यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक एक तरीका ये है कि इसको भी एंड डेट बनाना है, तो वही सेल फॉर्मेट पे गए, सेल फॉर्मेट पे गए और एंड डेट का फॉर्मेट लिया और हो गया, ठीक है। जो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे वही हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, क्या, सबसे पहले आपने स्टार्ट डेट को क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है, ये है फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है, ये है फॉर्मेट प्रिंटर।
इस फॉर्मेट पेंटर को आप जो ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाके जहाँ पे ये फिगर पड़ा हुआ है 4 5 6 8 8, यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे बस, तो ये देखें कि फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, जो फॉर्मेट स्टार्ट डेट पे लगा था वैसा ही फॉर्मेट किसके ऊपर लग गया, एंड डेट पे लग गया। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं जी सीरियल नंबर, या मैं मेंशन कर लेता हूँ EMP ID, एम्प्लॉय का ID। दूसरा लिख लेता हूँ नेम, और थर्ड लिख लेता हूँ डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ बॉक्सेस को खोल लेता हूँ और यहाँ से ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। एम्प्लॉय ID मेरा है जी EMP 001 EMP 002, और यहाँ से पकड़ के इसको नीचे तक क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मेट बनाया ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए कि EMP IDs कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वसीम, आमिर, आमना, सलमान, रुशना, ये मैंने नाम डिफाइन कर ली। इसको कह दिया जी मैनेजर असिस्टेंट लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया स्टाफ 1, स्टाफ 2, स्टाफ 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टाफ के ओहदे मेंशन नहीं किए, स्टाफ 1, स्टाफ 2, स्टाफ 3, मतलब सारे काम करें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए ये। अब यहाँ पे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करनी है फर्स्ट डेट, क्योंकि यहाँ पे हमने बनानी है अटेंडेंस, यानी प्रेजेंट्स और एब्सेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट बनाने से पहले यहाँ पर हमने लिखना है डेट्स, ताकि उन डेट्स के मुताबिक नीचे क्या लिखी जाए, प्रेजेंट्स और एब्सेंट्स लिखी जाए। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया इक्वल, और यहाँ पे स्टार्ट डेट जो सी है उस पर क्लिक किया। जो ही एंटर किया तो यहाँ पे इतनी बड़ी डेट आ गई, ये देख रहे हैं, ये स्टार्ट डेट है। अब इस स्टार्ट डेट को आपने क्या करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है, क्योंकि कभी भी अटेंडेंस शीट में हर डेट इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, अदरवाइज़ रजिस्टर बहुत बड़े हो जाएं। सो इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है, आपने फॉर्मेट सेल पे जाना है। फॉर्मेट सेल पे जाके कस्टम पर जाके यहाँ से ये डाटा सारा डिलीट करके यहाँ पे लिख देना डी का मतलब क्या है कि शुरू होगा 0 और 1 से, 02, 03, 04, ठीक है। जो ही मैंने ओके किया, ये देखें डी क्या बन गया, 01 बन गया। मैं यहाँ से इस सेल को थोड़ा सा स्किप करके कम कर लेता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि मुझे इसको सिंक्रोनाइज़ करने में आसानी रहे। यहाँ से 1 आ गया। अब ये 2 निकालना है। 2 निकालने का फॉर्मूला एक, सेकंड निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाने पड़ेगा जिसका नाम है इक्वल इफ़ कंडीशनल फॉर्मूला। अगर स्टार्ट डेट कम है किससे, अगर स्टार्ट डेट कम है एंड डेट से, ये वाली एंड डेट है, तो क्या हो, स्टार्ट डेट, मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये देख ले एक दफ़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये वाली स्टार्ट डेट लेस देन है किससे, एंड डेट से, कम है एंड डेट से, तो F4 प्रेस करना है, फंक्शन F4, और इसको लॉक कर दिया। एंड डेट को मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो हो क्या, तो वो क्या करे कि स्टार्ट डेट में, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि वो स्टार्ट डेट में क्या ऐड कर दे, एक ऐड कर दे। क्यों एक ऐड कर दे कि एक में जब एक ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड डेट क्या बन जाएगी, 2। फिर लॉक लगाने से क्या होगा, अगले वाला क्या होगा, 2 बन जाएगा। तो 2 में एक ऐड होगा तो थर्ड कॉलम क्या बनेगा, 3। फिर अगले वाला 3 बन जाएगा तो 3 में एक ऐड करेंगे तो अगला कॉलम जो सा है वो 4 बन जाएगा। और अगर ये बात सच हो तो हूबहू बात जो सी है वो डिलीवर हो जाए, उसको करने के लिए कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किया और क्लोज़ किया, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किया और क्लोज़ किया। ये दोबारा करूँ, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किया और क्लोज़ किया और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो आगे जो सा है एम्प्टी आए, मतलब 4, अगर 2 आए अगला, तो आगे 2 के बाद कोई और फिगर ना आए जब तक मैं ड्रैग ना करूँ। जो ही मैंने एंटर किया, ये देखें यहाँ पे एक फिगर आ गया। वही तरीकाकार है कि आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके सेल फॉर्मेट पे गए, ठीक है,
और यहाँ से जाके आपने किस पे, कस्टम पे जाके तो वो डेट 00 DD लिख दिया। लेकिन DD लिखेंगे तो अभी ये काम हो जाएगा। ये देखें मैं DD लिखता हूँ, जो ही एंटर करूँगा ये 02 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 और 2 को नहीं पकड़ना, क्योंकि फॉर्मूला 2 पे लगा है। 1 पे ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं लगा, 2 पे फॉर्मूला लगा है। सो 2 को ड्रैग करना है आपने, 2 से ड्रैग करना है, 1 से ड्रैग नहीं करना। सो मैंने 2 से ड्रैग किया, तो ये देखें ड्रैग किया तो ये 21 तक आ गए। मुझे चाहिए, मेरी एंड डेट हमेशा 31 तक होती है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। सो जनवरी की डेट 31 तक ही होती है। सो मैं 31 तक इसको लेकर चलूँगा ड्रैग करके, ये 31 तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मेरा ये पूरा 31 तक का एक डाटा बन गया। इसी के ऊपर मुझे डे भी चाहिए, मतलब कि जो यहाँ डेट लिखी है उसी की यहाँ ऊपर क्या होना चाहिए, डे भी होना चाहिए। तो उसको करने का तरीका कार क्या है, इक्वल, ठीक है, इक्वल लिखा, TEXT टेक्स्ट लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, और सबसे पहला काम क्या करना है, इसको साइड पे करना है, और यहाँ से ये जो 1 है पहली डेट, इसको क्लिक करना है, कॉमा लगाना है, और हमें डेट किस शक्ल में चाहिए, जैसे MON मन, TUE ट्यूज़, इस तरह से हमें 3 फिगर्स में डेट चाहिए। तो 3 फिगर्स में चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है DDD। 3 बार D लिखेंगे तो 3 फिगर्स आएंगे MON। अगर 4 बार D लिख दिया तो क्या होगा, पूरा मंडे लिखा आएगा, मंडे लिखा आएगा। सो मैं 3 लिख रहा हूँ ताकि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट सी बने। सो मैंने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया और ब्रैकेट को क्लोज किया। जो ही क्लोज किया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा आ गया वेड। अब यहाँ से इस वेड को पकड़ना है और यहाँ से ड्रैग करके 31 तक ले जाना है, ड्रैग करके, ठीक है। ये 31 तक सब लिखा आ गया। अब यहाँ से जो ही मैंने ये देखा कि ये हो गया है, अब मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, अपना एक फॉर्मेट लगा देना है। यहाँ से पकड़ना है सबको और सेलेक्ट करके ये सारा डाटा, जहाँ तक मेरी अटेंडेंस शीट है वहाँ तक मैंने इस डाटा को पकड़ना है और सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स दे देने हैं। सब पे बॉर्डर्स लग गए। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो ये देखें, आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि सब पे बॉर्डर्स लग चुके हैं, ये सब पे बॉर्डर्स लग चुके हैं, ठीक है। अब बॉर्डर्स तो लग चुके हैं, कोई कमी भी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये शीट बहुत बड़ी होगी। इसको छोटा करने का तरीकाकार क्या है, इसको छोटा करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये यहाँ पर, या तो किसी भी सेल पे क्लिक करके कंट्रोल A कर लें, ठीक है, किसी भी सेल पे क्लिक करके कंट्रोल A कर लें, ठीक है। मैंने किसी भी सेल पे क्लिक किया, कंट्रोल A किया, तो ये सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। नंबर 1 तरीका तो ये है। नंबर 2 तरीका ये है कि यहाँ पे कॉर्नर पे करके, शीट के कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का साइन बना हुआ है। जो ही आप इस साइन को क्लिक करेंगे, जो ही आप इस साइन को क्लिक करेंगे, ये देखिए सारा डाटा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो ABCDEFGHI ये सारी ABC बनी हुई है, इस बार पे कहीं पे भी जाके आपने जो ही ऐसे प्लस का साइन आए ना, तो आपने डबल क्लिक कर देना। ये देखें, जो ही मैंने डबल क्लिक किया, ये स्क्वीज़ हो गया, स्क्वीज़ होके छोटी सी शीट पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं ऑटो एडजस्टमेंट्स ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। इससे आप आसानी से रोज़ और कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखें उन रोज़ और कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हो जिनको आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपका डाटा उनमें नहीं है तो वो सिलेक्ट नहीं होंगी और वो एडजस्ट भी नहीं होंगी। देखें ये एडजस्ट हो गया, ये 7 वाला, ये देखें ये एडजस्टेड है नहीं, क्योंकि इसमें डाटा नहीं है, इसलिए ये एडजस्ट भी नहीं है। इसके बाद जी अगला काम हमने क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी लिखा है, ये सारे सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पर भी इस पूरी लाइन के अंदर जहाँ संडे आए वो कॉलम हाईलाइट हो जाए। तो हाईलाइट करने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल पर जाना है। न्यू रूल पर जाके आपने डिटर्मिन यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटर्मिन विच सेल टू नीड टू बी फॉर्मेटेड, इस पर क्लिक करना है। जो ही क्लिक किया, यहाँ पे एक फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे आपने पहला काम क्या करना है कि जो डे है ना, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। या मेरे पास यहाँ पे पहला डे आ रहा है वेडनेसडे, ठीक है, वेड। आपके कोई किसी के सैटरडे आ रहा होगा, किसी के संडे आ रहा होगा, तो आपने पहले वाले डे को ही सेलेक्ट करना है। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया $E10। मैंने क्या करना है, पहले वाला डॉलर जो ई से पहले डॉलर लगा हुआ ना, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक किया और इस डॉलर को रिमूव कर दिया और यहाँ पे लिखा इक्वल
इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा संडे और इसको क्लोज कर दिया। कि मैंने ये कहा कि भाई रोज़ बिल्कुल ठीक रहें, कॉलम जो सा उसे मैं लॉक कर दूं और जहाँ जहाँ संडे आए उस कॉलम को मैं लॉक कर दूं। अब कॉलम को लॉक कर दिया, अब कॉलम को कलर भी तो देना है ताकि जो कॉलम संडे वाला हो उसमें रेड आए। तो मैं यहाँ फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे जाके फिल पर गया, फिल पर जाके मैंने अपनी मर्ज़ी का कलर ले लिया, मैंने रेड ले लिया संडे के लिए कि संडे को छुट्टी होती है इसलिए यहाँ काम नहीं होगा। सो ओके प्रेस किया और यहाँ से ओके प्रेस किया तो ये देखें सब जगह पर जहाँ जहाँ संडे होगा वहाँ वहाँ क्या लिखा आएगा, वहाँ वहाँ रेड शो हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप एनालाइज करें तो मैं यहाँ से अगर मंथ चेंज करता हूँ, सिर्फ एक मंथ चेंज करूँगा तो ये सारे संडेज बदल जाएंगे, उस मंथ के मुताबिक संडेज आ जाएंगे और कलर भी वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। जो ही मैंने मई पे क्लिक किया ये देखें मई के संडेज चेंज हो गए। जो ही मैं अक्टूबर करता हूँ तो ये देखें अक्टूबर के संडे आ गए। अब यहाँ देखें अक्टूबर का खाली संडे ही नहीं बदल रहे, यहाँ से डेटें भी बदल रही हैं, स्टार्ट डेट भी बदल रही है और एंड डेट भी बदल रही है। ये तरीकाकार कहलाता है हमारा हाउ टू मेक एन अटेंडेंस शीट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ तक तो था आपका अभी का छोटा सा सिनेरियो। अब स्टार्ट करते हैं मेन काम। मेन काम क्या है जी, आप चाहते हो कि भाई संडेज भी आ गए, ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट होगी। अब मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ संडे हो अगर मैं यहाँ प्रेजेंट लिखूँ तो संडे के अंदर प्रेजेंट लिखूँ भी तो वो क्या करे, इसको प्रेजेंट ना करे। तो उसको ना करने का तरीकाकार क्या है कि जी आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है सारे सेल्स को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने जाना है डेटा पे डेटा से जाना है हमने डेटा वैलिडेशन पे, डेटा वैलिडेशन से हमने जाना है सेटिंग्स में, सॉरी कस्टम पर जाना है। सेटिंग्स के अंदर कस्टम में जाकर इसको क्लिक करना है और कस्टम में जाकर यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है। क्या, सबसे पहले हमने संडे को, इस डे को सिलेक्ट करना है। पहला डे हमारा कौन सा है, हमारा पहला डे वेड है तो ये मैंने वेड को सिलेक्ट कर लिया। जो ही मैंने वेड को सिलेक्ट किया यहाँ पे दरमियान में जाकर डॉलर का साइन लगा दिया, डॉलर का साइन लगा दिया। डॉलर का साइन लगाने का तरीका है शिफ्ट 4 करेंगे तो दरमियान में डॉलर लग जाएगा। मैंने कहा कि भाई जो जो कॉलम पर संडे है उसे लॉक कर दो नंबर 1, और वो बराबर नहीं है, और वो बराबर नहीं है किसके, संडे के, SUN और इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए। एस मतलब कि वहाँ पर कोई भी एंट्री आपने नहीं करनी। ये ग्रेटर देन और लेस देन साइन अगर आमने सामने आ जाएं तो इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है, कि जो सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं अगर उनमें संडे आ जाए तो उनमें प्रेजेंट मार्क नहीं करनी। और क्या करना है फिर ये करना है कि भाई यहाँ पे एक टाइटल में एरर दे देना है इनवैलिड का, इनवैलिड। और मैसेज क्या देना चाहिए, मैसेज ये देना चाहिए संडे इज ऑफ। मैसेज क्या है कि भाई संडे आपका ऑफ है। अगर कोई पी लगाए तो लिखा है नीचे कि संडे ऑफ है। जो ही मैंने ओके प्रेस किया ये लॉक सब पे लग गया। मैं यहाँ पे पी मेंशन करता हूँ लग गया, पी मेंशन करता हूँ लग गया, पी मेंशन करता हूँ लग गया, पी करता हूँ लग गया, यहाँ पी करता हूँ। तो ये देखें जो ही मैंने संडे पे पी लगाया तो उसने क्या मुझे कह दिया कि भाई संडे तो आपका ऑफ है, सो यहाँ पे पी नहीं लग सकता। सो मैं इसको कैंसिल करूँगा तो देखिएगा पी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा यहाँ से, इस सिनेरियो से पी डिलीट हो जाएगा। जो ही मैंने कैंसिल किया ये देखें पी डिलीट हो गया। मैं किसी और संडे पे पी अप्लाई करके देख लेता हूँ। यहाँ पे पी अप्लाई किया तो नहीं हो रहा। सो दैट इज़ द वे हाउ टू लॉक योर सेल्स, कि आप संडे को काम नहीं करते इसलिए उसमें प्रेजेंट मार्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो मैंने यहाँ से अपना सेल पकड़ा, कंट्रोल C किया, यहाँ से सेल्स पकड़े, कंट्रोल V किया, कंट्रोल V। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो यहाँ पे पी लग गया, हमने कॉपी पेस्ट किया तो ये पी लग गया। कॉपी पेस्ट करने से पी लग जाएगा, लेकिन खुद टाइप करके पी लगाएंगे तो ये देखें यहाँ पर ये नहीं लगेगा। सो अगर मैं सारों पर ये कॉपी पेस्ट करके लगा दूँ तो इन पे पी लग जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन खुद से टाइप करने पे पी नहीं लगेगा।
कंट्रोल सी किया, ठीक है, और यहाँ से सब पर कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल सी, और यहाँ से सब पे कंट्रोल वी, और यहाँ से सारा डाटा मैं एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल जेड करके, सॉरी कंट्रोल को दबा के आपने सी से कॉपी कर लिया, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लिया, को कंट्रोल दबाई रखना है, और यहाँ से भी सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबाई रखना है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबाई रखना है, और कंट्रोल भी। ओके ओके ओके, वो कह रहे कि एडजस्टेड कॉलम जो से आपके फाइनलाइज नहीं हुए, वो कम है वो ज़्यादा है, सो कंट्रोल सी, यहाँ से क्लिक किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, यहाँ से कॉपी किया डाटा, कंट्रोल सी, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल वी, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल वी, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल वी, और यहाँ से ये लास्ट वाली लाइन पे भी हो गया, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ तक था आपका सारा डाटा, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ से सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी लगा लेते हैं, कॉपी पेस्ट हो गया। एस्केप दबाया तो सिलेक्टेड एलिमेंट्स जो से हैं वो कवर अप हो जाएंगे। मैं इस सारे सिनेरियो को, ये सारे सिनेरियो को, इसके बॉर्डर जो से वो थिक कर देता हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँगा, बॉर्डर्स पर जाकर यहाँ से थिक बॉर्डर को चूज़ करूँगा, और यहाँ पे थिक बॉर्डर्स लग जाएंगे। इस थिक बॉर्डर्स पे लगाने के बाद इन सबको बोल्ड कर दूंगा, जो मेन हेडलाइंस है, कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड कर दूंगा। अब ये अभी भी ये एलिमेंट्स काफ़ी बड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ ये वेंसडे थर्सडे ये सब जो है ना, ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, थोड़ा सा और साइज़ कम करना चाह रहा हूँ। तो साइज़ करने के लिए, कम करने के लिए आपने किस पे जाना है, जो ही आपने पहले डेज़ को सिलेक्ट करना है, डेज़ को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाना है, ठीक है। ओरिएंटेशन में जाके रोटेट टेक्स्ट डाउन कर देना है, या रोटेट टेक्स्ट अप कर देना है, जो आप चाहते हैं, जो आपको पसंद हो, आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो ये देखें, ये सारे एलिमेंट्स जो से हैं वो रोटेट अप की तरफ चले गए हैं। अब मैं जो ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सारे सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ किसी भी सेल पर जाकर डबल क्लिक करूँगा, तो ये देखिएगा ये और स्क्वीज़ हो जाएंगे। ये तरीकाकार है अटेंडेंस शीट को सिंप्लीफाइड बनाने का। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बात की। अब यहाँ से अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने करना है जी एम्प्लॉय की प्रेजेंस निकालनी है, एब्सेंस निकालनी। तो यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करके ये, मर्ज एंड सेंटर करके ये, ठीक है। सब के सब सेल्स हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं जितने हमें चाहिए। मैं आगे चला जाता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, merge and center, where is this, ये merge and center, this one merge and center, this one merge and center, ये भी merge and center, और ये भी merge and center, और ये नेक्स्ट वाला भी merge and center कर लेते हैं, इन केस हमें ज़रूरत पड़ सकती है अगर। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से हम दे देते हैं ऑल बॉर्डर्स, और साथ में थिक बॉर्डर भी लगा देते हैं ताकि ये अलग नज़र आए। अब सबसे पहला काम यहाँ पे लगानी है प्रेजेंस, यहाँ पे लगानी है एब्सेंस। यहाँ पर हमने मेंशन करना है जी इसके कि यहाँ पे थर्ड लाइन क्या आएगी। थर्ड लाइन है जी हमारी टोटल डेज। फोर्थ आ जाएगा क्या जी, पेएबल डेज, टोटल पेएबल डेज, पेएबल। अब यहाँ पे डेज नहीं आ रहा पूरा, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ नीचे लिख दूँगा डेज, टोटल पेएबल डेज। नेक्स्ट वन है जी हमारा कि हमने यहाँ कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। अगला है जी बेसिक सैलरी, बेसिक, ऑल्ट एंटर किया, तो ये देखें बेसिक सैलरी आ गई। उसके बाद आएगा जी हमारा, हमने जो अलाउंसेस लिए दिए हैं उनमें सबसे पहले है पीएफ, प्रोविडेंट फंड,
5%। उसके बाद आएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके बाद आ जाएगा डिफेंस अलाउंस। अब ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है जी? ट्रैवलिंग अलाउंस है 12%, हम रैंडमली ले रहे हैं, ठीक है। डिफेंस अलाउंस है जी 11%, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है जी? अगले को भी ऑल बॉर्डर्स लगा के यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं पहले, यहाँ पर अगले में हम लिख देते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, डिफेंस अलाउंस, हाउस रेक्विजिशन अलाउंस 13%, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट वन, इसको भी मर्जेंट सेंटर कर लेते हैं, और इस पर आ जाएगा हमारा जी टोटल अमाउंट पर डे सैलरी। सबसे पहले पर डे सैलरी निकाल लें, पर डे ऑल्ट एंटर सैलरी। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा जी इन हैंड सैलरी, वही ऑल्ट एंटर किया तो इन हैंड सैलरी के बच बचा के कट कटा के हमारे हथे क्या आया है। तो सबसे पहले प्रेजेंस के लिए इन सबको पहले सेलेक्ट करते हैं, इन हैंड सैलरी, यहाँ से मर्जेंट सेंटर करते हैं पहले इसको, ये मर्जेंट सेंटर किया, ये भी क्या किया, इस सारे को भी मर्जेंट सेंटर किया, और इस सारे को भी सेलेक्ट किया कि भी ये भी हमारे ऑल बॉर्डर्स हैं, ठीक है। सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर्स दिए यहाँ से, और यहाँ से इनको सेलेक्ट करके भी एक्स्ट्रा ऑल बॉर्डर्स दे दिए, और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स के साथ आपने इसको दे दिया थिक बॉर्डर, ठीक है। थिक बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पर अगला काम, अगला काम हमने क्या करना है जी, यहाँ पर प्रेजेंस निकालनी। तो प्रेजेंस निकालने के लिए इक्वल लिखा। प्रेजेंस निकालने का सबसे आसान तरीका जो हमारे पास है वो है जी, आपने काउंट इफ लगाना है। काउंट इफ, तो काउंट इफ निकालने के लिए इक्वल लिखा COUNTIF। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स पढ़े हो तो मैंने आपको बताया होगा कि काउंट इफ होता क्या है। तो काउंट इफ एक ऐसा फंक्शन है जो काउंट करके बताता है। सो हमने पहला काम क्या करना है, काउंट इफ में हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने सारी प्रेजेंस को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सारी प्रेजेंस को, सारे पीस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाना है, और इन्वर्टेड कोमाज में लगाना है कि जहाँ जहाँ पी आए उसको काउंट करके मुझे बताओ। तो मैंने यहाँ पी प्रेस किया, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज किया और एंटर किया, और ये लिखा आ गया 27P। 27P क्यों आ रहे हैं? हालांकि डेज तो 31 हैं, तो हमें 27 क्यों आ रहे हैं? तो चेक करते हैं जी, काउंट हमने ठीक किए हैं। यहाँ से सारे पीस को सेलेक्ट करते हैं, एंटर किया, फिर भी 27 आ रहे हैं। क्यों भी 27 आ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि संडे को हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे और 4 संडे, चारों संडे जिसमें ऐड करें तो कितने बन जाते हैं? 31 टोटल बन जाते हैं। सो संडेज ऐड नहीं करे, इसलिए प्रेजेंस कितनी है? 27 है। अब इसके बाद आई थी एब्सेंस, इक्वल लिखा, काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, फिर वही चीज़ कि हमने सारी प्रेजेंस को, पी को ओपन कर सेलेक्ट कर लेना है जो फर्स्ट वाली है, और कॉमा लगा के हमने यहाँ मेंशन करना है कि जहाँ जहाँ ए आ जाए वहाँ वहाँ क्या लिखना चाहिए, काउंट करके बताओ वो कितने हैं। यहाँ पे 0 बता रहा है क्योंकि यहाँ पे ए है ही कोई नहीं, तो मैं यहाँ से ए कर लेता हूँ, ए कर लेता हूँ, यहाँ से भी ए कर लिया, 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 ए ए ए ए। अब
यहाँ तक तो एक बात कंप्लीट होगी, प्रेजेंस आ गई, एब्सेंस आ गई। अब टोटल डेज निकालने हैं, तो टोटल डेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वल डे, और इसके बाद हमने सेलेक्ट कर लेने हैं सारे डेज को। सारे डेज मेरी कौन से हैं, ये सारे डेज हैं, टोटल डेज ये सारे ऊपर वाले डेज हैं, ये इन सारों को सेलेक्ट किया, ठीक है। और इससे फंक्शन F4 से लॉक कर दिया, और जो ही मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया टोटल डेज आ गए मेरे पास, ठीक है। टोटल डेज निकालने का तरीका ये है कि आपने सारे डेज को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। डे इक्वल डे, ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन करके मैंने सारे डेज को सिलेक्ट किया जितने भी हैं, F4 दबाया, फंक्शन F4 दबाया, और फंक्शन F4 दबाने के बाद मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अटेन नहीं करा। सो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई ना कोई इशू चल रहा है। सो इशू क्या है, मैं दोबारा देख लेते हैं। डे, ब्रैकेट ओपन की, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे इनकन्वीनियंस के लिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मसला हो गया था लैपटॉप के साथ। सो आगे चलते हैं। यहाँ पर टोटल डेज निकालने के लिए इक्वल डेज, और यहाँ पर हमने ऑल डेज जो से हैं उसको सेलेक्ट किया, और फंक्शन F4 अप्लाई किया, और इसको बंद किया, एंटर किया। यहाँ पे स्प्लिट सेल मतलब टोटल डेज, सॉरी डे फॉर्मूला हमने सही अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब यह है कि टोटल डेज जो से हैं वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। टोटल डेज इक्वल लिखा डेज, और यहाँ से टोटल डेज, यहाँ से एंटर किया तो आर्गुमेंट इनवैलिड आ रहा है। तो मतलब यह है कि टोटल डेज में थोड़ा सा मसला चल रहा है फॉर्मूलेशन को लेके। सो अनटिल अनलेस आप एक काम कीजिए कि हम इसको एज एक्सपेक्टेड लेके चलते हैं कि 31 हमारे टोटल डेज हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूलेशन को भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। 31 डेज हैं ऑल टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर पेबल डेज का फॉर्मूला क्या है जी, पेबल डेज का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसकी तरफ चल रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपने कि यहाँ पे लिखना है इफ़, ब्रैकेट को ओपन करना है, और इफ़ के अंदर आपने क्या करना है कि भाई जो प्रेजेंस है ना वो बराबर है किसके, ज़ीरो के। अगर वो बराबर है ज़ीरो के तो आंसर है ज़ीरो, अदरवाइज वो क्या करे, काउंट इफ़ करे मतलब काउंट करे किसको, पूरे डेज को, जितने भी डेज हैं वो सारे डेज को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। मतलब वो काउंट करेगा ऑल, जितने भी आपके क्या हैं डेज को काउंट करेगा। काउंट करने के बाद वो कह रहा है जो ही आप उसे काउंट कर लें तो फंक्शन F4 प्रेस कर दे, फंक्शन F4 प्रेस कर दें। नंबर एक, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको वाजे, और कॉमा लगाए, और वो बताए कि जहाँ जहाँ संडे है ये उसको भी क्या करे, काउंट करे, ठीक है, ताकि वो पेबल डेज हमारे बन सकें। ब्रैकेट को क्लोज करे, जो ही आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो वो क्या करे, सेलेक्ट करे प्रेजेंट के बॉक्स को दोबारा से। ओके, वो कह रहे जी कॉमा आपने अप्लाई नहीं किया। ओके, यहाँ से कॉमा अप्लाई करना है, और यहाँ पे लिखना है, सॉरी प्लस करना है प्रेजेंट डेट्स को, प्लस प्रेजेंट डेज हमारे क्या हैं जी, ये प्रेजेंट्स है। अब यहाँ से एक ब्रैकेट ये खुली थी, एक ब्रैकेट ये खुली थी, एक तो बंद होगी और दूसरी बंद करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट 0 प्रेस करना है और एंटर करना है। ये आ गया आपके टोटल पेएबल डेज, मतलब 25 दिन वो आया है, 4 दिन उसके संडेज हैं, 25 और 4 29, मतलब 29 दिन के पैसे हमने उसको क्या करने हैं, पे करने हैं। हम यहाँ रख लेते हैं बंदे की सैलरी, बेसिक सैलरी
87,500 फ़र्ज़ करें। उसका प्रोविडेंट फ़ंड क्या है जी? उसका प्रोविडेंट फ़ंड है जी 5%। तो 5% निकालने का तरीकाकार क्या है जी? इक्वल प्रेस किया, जो बेसिक सैलरी है उसे हमने ज़रब देनी है 5% से। तो 5 लिख के परसेंट का साइन प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो ये उसकी प्रोविडेंट फ़ंड आ गया, जो क्या है 4,375 रुपये। उसके बाद आया था जी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए भी आपने यही करना है, इक्वल लिखना है, बेसिक सैलरी को पकड़ना है और ज़रब देनी है किससे? 12% से। जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस भी आ गया 10,500। डिफेंस अलाउंसेस मोस्टली आर्म्ड फोर्सेस को दिए जाते हैं, लोकल्स को नहीं दिए जाते। सो इसलिए ये मैं इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर प्रॉपर एक अटेंडेंस शीट बन रही है तो उसमें ये भी ऐड किया जाए। इसके लिए भी यही कि बेसिक सैलरी को ज़रब देनी है किससे? डिफेंस अलाउंस से भी। तो 11% है तो 11 के साथ परसेंट का साइन और ये एंटर कर दिया। हाउस रिक्विजिशन अलाउंस, ऑब्वियसली आप जहाँ गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपको रिहाइश भी देते हैं, तो रिहाइश अगर आप उनकी यूज़ नहीं करते तो आपको उसका किराया दे देते हैं, तो वो कहलाता है हाउस रिक्विजिशन अलाउंसेस। उसके लिए भी आपने क्या करना है? बेसिक सैलरी को पकड़ना है और ज़रब देनी है किसके साथ? उसके 13% के साथ। जो ही मैंने एंटर किया ये हाउस रिक्विजिशन अलाउंस भी आ गया। अब यहाँ पे निकालनी पर डे सैलरी, तो इक्वल लिखेंगे जितनी सैलरी आपकी है बेसिक उसको डिवाइड करना है किसके ऊपर? टोटल डेज के ऊपर। तो हमारे टोटल डेज क्या है? 31। तो जो ही मैंने अप्लाई किया तो ये आ गया 2822 रुपीज़ एंड 581। अब कभी भी हम सैलरी इशारिया में देते नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसके ज़ीरोज़ को क्या कर देंगे? कम कर देंगे यहाँ से, ये न्यूमेरिक नंबर से यहाँ से इसके ज़ीरोज़ को हम क्या कर देंगे? इससे ये आ जाएगी परफेक्ट अमाउंट। अगला आ जाएगा जी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मेरी क्या है जी? टोटल अमाउंट जितने दिन मैंने काम किया है, पहले पर डे को ज़रब देनी है जितने दिन मैंने काम किया है, तो पेएबल डेज़ के साथ। तो पेएबल डेज़ ये हैं, पेएबल डेज़ को ज़रब देनी है किसके साथ? पर डे अमाउंट के साथ। जो ही आप ज़रब देंगे यहाँ पे लिखा आ गया 81,854.8387। तो इशारिये वाली अमाउंट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर्स को रिमूव करना पड़ेगा और ये हमारे पास परफेक्ट अमाउंट आ जाएगी। अब इन हैंड सैलरी निकालनी है, तो इन हैंड सैलरी के लिए थोड़ा सा स्कोप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर देखें, इन हैंड सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाना है, वही जो आपने टोटल पेएबल डेज़ के अंदर लगाया था, इफ़ और काउंट इफ़ वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। पहले मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है आपने? टोटल पेएबल डेज़ में इक्वल लिखना है, इफ़ लिखना है, ब्रैकेट को ओपन लिख करना है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने कहना है जी अगर प्रेजेंट्स बराबर है ज़ीरो के तो आंसर आए ज़ीरो, अदरवाइज़ क्या हो कि वो ऐड करे क्या? ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस डिफेंस अलाउंस प्लस हाउस रिक्विजिशन अलाउंस प्लस टोटल अमाउंट, और उसमें से हम माइनस कर दें क्या? प्रोविडेंट फंड, जो हमारा हर महीने कटता ही कटता है। एट द एंड हमें जाके वो प्रोविडेंट फंड भी वापस मिल जाता है जब हम उन्हें कहते हैं कि जी हम रिटायर्ड हो रहे हैं, तो वो रिटायरमेंट के मौका पे आपको वो पैसे वापस कर देते हैं और साथ में आपकी पेंशन भी लग जाती है। जो ही मैंने ये एंटर किया, ये देखें यहाँ पे आ गया 1,08,970 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी, कट कटा के बच बचा के इन हैंड सैलरी आपकी ये बनी। अब ये जो सैलरी थी इशारिये में आ रही है, मैं इसको फिक्स करने के लिए क्या करता हूँ? डिसेंडिंग ऑर्डर्स को इसके डिक्रीज़ कर देता हूँ। ये देखिए अब परफेक्ट अमाउंट आ गई 1,08,980 रुपये आ गई। अब यहाँ से ये जो अमाउंट आई है ये अमाउंट कहलाएगी इन हैंड सैलरी। अब मैं इसका स्कोप थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, इसको कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से लोगों की अटेंडेंस निकाल देते हैं ड्रैग करके, यहाँ से लोगों की एब्सेंस निकाल देते हैं ड्रैग करके, ठीक है। यहाँ से नीचे वाला डेल कर देते हैं, ठीक है। टोटल पेबल डेज 31 ही हैं, उनमें 31 ही रहने देते हैं। पेबल डेज हमारे ये हैं। बेसिक सैलरी 75,000,
71,000, 45,000, 45,000, ये मैंने दे दी रैंडम फिगर्स में, ठीक है। अब उसी हिसाब से आपने क्या, आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ड्रैग करेंगे तो वही फार्मूला जो ऊपर लगा था वो नीचे भी लग जाएगा। इस तरह जो फार्मूला ये में लगा था ऊपर, यहाँ पे नीचे भी लग जाएगा। इन सबको मैंने क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। ये ड्रैग करने से क्या होगा, आपका प्रॉपर एक फॉर्मूलेशन बन के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने ड्रैग कर लिया, पर डे सैलरी भी निकल के आ गई, और यहाँ से टोटल अमाउंट भी निकल के आ गई, और यहाँ से आपकी इन हैंड सैलरी भी निकल के आ गई। अगर आप कहते हैं तो मैं एक दफ़ा और आपको इन हैंड सैलरी यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ। इक्वल लिखते हैं, इफ़ लिखते हैं, यहाँ पे फिर दोबारा इन हैंड सैलरी के लिए पहला काम क्या करना है आपने, कि अगर आपकी प्रेजेंस बराबर है ज़ीरो के तो आपको ज़ीरो आए, अदरवाइज़ क्या हो, आपकी ट्रैवलिंग अलाउंस ऐड हो, प्लस आपका डिफेंस अलाउंस ऐड हो, प्लस आपका एचआर ऐड हो, प्लस आपका टोटल अमाउंट ऐड हो, माइनस आपकी प्रोविडेंट फंड लेस हो जाए, और जो ही ब्रैकेट क्लोज करें आपका दूसरा फॉर्मेट भी आ जाए। इसी तरह आप यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं और ये शायद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और आपके पास एक एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके इनको सेंटर में कर देता हूँ, सबको सेंटर में करने के बाद इनको प्रॉपर फॉर्मेट दे दिया जाता है। यहाँ से ये बन जाता है आपका जी टोटल, आपका प्रॉपर ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। अब यहाँ से मैं इस सेल को ड्रैग करके यहाँ तक ले जाता हूँ, ठीक है। ड्रैग करके यहाँ तक ले जाने का मकसद सिर्फ इतना सा है ताकि हम मर्जन सेंटर करके अपने इस कैश एंड कैरी का साइज़ थोड़ा सा इन्हांस कर सकें, ठीक है। ये कैश एंड कैरी है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया, इस सारे सेल को मर्जन सेंटर कर लेते हैं, मर्जन सेंटर, और यहाँ पे लिख देते हैं मंथली अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस फॉर्म डैश शीट, ठीक है। अब इस सेल को भी ज़रा इन्हांस कर देते हैं, ठीक है, सेंटर में कर देते हैं, इसको कलर दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हैं, और यहाँ से मैं ये वाला कलर दे देता हूँ वाइट, और इसको कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देता हूँ। ये मंथली रिकॉर्ड हो गया, और यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है जी आपका ये किसका रिकॉर्ड हम बनाने जा रहे हैं। मर्जन सेंटर करते हैं, एम्प्लॉयज़ सैलरी रिकॉर्ड, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, वही चीज़, इसके साइज़ को इन्हांस किया, कंट्रोल बी करके बोल्ड किया, इसको सेंटर में किया, अलाइनमेंट की सेंटर में करके, और यहाँ से अपनी मर्ज़ी के कलर्स दे दिए। ये इसका सिनेरियो बन के आ गया। यहाँ तक अगर मैं आपको इसको डिमिनिश्ड करके दिखाऊं तो ये है आपका प्रॉपर अटेंडेंस शीट, ये प्रॉपर हमारी अटेंडेंस शीट है। यहाँ तक आपका काम था। उम्मीद है आपको ये सारी सैलरी शीट समझ में आ गई होगी। कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए काम के साथ। जाते जाते आपको एक अच्छी बात बताता चलूँ कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करना शुरू करें, लोगों को अपने हाथों से लोगों को पैसे देना शुरू करें, मतलब लोगों की मदद करना शुरू करें, क्योंकि जब हम किसी का भला करते हैं तो अल्लाह ताला हमारा भला करता है। सो इसलिए अल्लाह के बंदों का भला करें, अल्लाह आपका भला करना शुरू कर देगा। और बुग़्ज़ रखने से हज़ार गुना बेहतर है कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कायम रखें, ठीक है। किसी की गलत बात बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे नेकी आपको मिलेगी। अगर आप बर्दाश्त नहीं करते तो क्या होगा, आप उस वक्त तो उसको जवाब दे दोगे और आपको गुनाह भी कोई नहीं होगा, लेकिन एट द एंड अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है कि बंदे तू बर्दाश्त भी तो कर सकता था ना। सो
अल्लाह और उसके रसूल के लिए लोगों को माफ़ करना सीखें, गुनाह से बचने की कोशिश करें, 5 वक्त नमाज की पूरी पूरी पाबंदी करें, ताकि अल्लाह ताला आपके हक़ में बहुत सारी आसानियाँ कर सके। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। कोई बात समझ ना आए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई इंशाल्लाह आपको फुल्ली सपोर्ट करेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक्सेल की दुनिया में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।